मेहंदी है रचने वाली, हाथों पर गहरी लाली, मेरे मन को। शोभित आर्या को देखकर ही मिताली ने ऊंची ऊंची आवाज में गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते हुए गुस्से पर काबू पाया। वो उसको नजरअंदाज करके अंदर की तरफ बढ़ने ही लगा था कि मिताली की अगली बात सुनकर ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। मिताली शायद समझ रही थी कि वो अपने कमरे में चला गया है। वैसे शोभित की दादी, वो अक्सर उन्हें इसी नाम से ही पुकारती थी। शुरू में तो सुमित्रा जी को गुस्सा आता था, लेकिन अब तो उन्हें भी आदत हो गई थी। इस वक्त उन्होंने अपनी निगाहें हाथों में पकड़ी हुई सलाइयों पर जमा रखी थीं, क्योंकि वो अपने होने वाले पोते के लिए स्वेटर बना रही थीं। मिताली की पुकार पर उन्होंने सिर्फ एक सेकंड के लिए अपनी निगाहें ऊपर उठाई थीं। वो अभी तक यहाँ से नहीं गया था। उन्होंने मिताली को खबरदार करने की कोशिश की, मगर वो सुन ही कहाँ रही थी। वो तो हमेशा की तरह हवा के घोड़े पर सवार थी। वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह है जो बार बार आपके उस खड़ूस जल्लाद का रिश्ता टूट जाता है? उसने अपने चेहरे पर अफसोस के भाव सजाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आंखों में चमकती हुई शरारत साफ जाहिर हो रही थी, और जो लहजे में खनक थी वो भी छुपी हुई नहीं थी। तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? जिस काम के लिए यहाँ पर आई हो, उस काम की तरफ ध्यान दो। उन्होंने उसे डांट दिया, मगर वो मिताली ही क्या जो खामोश हो जाए। कभी कभार तो मुझे लगता है कि शोभित भाई के ससुराल वालों को उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। इसी वजह से वो रिश्ता तोड़ देते हैं। कौन इंसान चाहेगा कि उनकी बेटी की शादी किसी हिटलर से हो जाए? उसकी जबान एक बार फिर से बेकाबू हो चुकी थी। शोभित के आगे बढ़ते हुए कदम पीछे की तरफ मुड़ गए। वो उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मिताली ने गौर नहीं किया। मेरा दिल कर रहा है कि एक बार उसकी ना होने वाली मंगेतर को कॉल करके पूछूं। हो सकता है कोई सिरा हाथ आ जाए और हमें पता चल जाए कि ऐसी कौन सी वजह है जो दूसरी बार भी मंगनी टूट रही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने रिजल्ट की फिक्र करो। इस बार तुम फेल हो गई तो वापस गांव भेज दूंगा। जानी पहचानी मर्दाना आवाज अपने बेहद करीब से सुनकर उसके होश एकदम से उड़ गए थे। वो डर के मारे अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। शोभित भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इस तरह से छुपकर किसी की बातें नहीं सुनते, बैड मैनर्स होते हैं। और जो तुम मेरी बुराइयां कर रही हो पीठ पीछे, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर उसने डर के मारे थूक निकला था। मैं तो बस दादी जी के पास बैठकर आपके टूटे हुए रिश्ते पर सोच विचार कर रही थी। कसम से अभी भी आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ये कहकर उसने बड़े ही अफसोस के साथ ड्रामाई अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से थपक कर उसे तसल्ली दी थी। वो तो उसकी एक्टिंग पर वाह वाह कर उठा था। शोभित को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही वो सरपट वहां से भागी थी। वो बेचारा भी दादी जी की वजह से बर्दाश्त कर गया था। मैं आपको बता रहा हूँ दादी, अपने छोटे से तूफान को संभाल कर रखें, वरना इसको उठाकर किसी खाई में फेंक दूंगा या इसे किसी दरिया में बहा दूंगा। सिर्फ आपकी वजह से इस लड़की को घर में टिकने दिया है, वरना मैं इसे एक मिनट भी घर में बर्दाश्त न करूं। कैसी बातें करते हो शोभित? जो अगर तुम्हारी भाभी ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगी? मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं है दादी, बस भाभी की छोटी बहन से शिकायत है, जो मुझे जहर से भी ज्यादा कड़वी लगती है, उसने झुंझलाते हुए कहा। और फिर वो भी वहां से चला गया, जबकि दादी दोनों की तरफ ध्यान दिए बगैर फिर से अपने होने वाले पोते के स्वेटर में बिजी हो गई थीं। शाम 5 बजे का वक्त था जब न्यू जनरेशन का टोला हवेली के लॉन में बैठा हुआ था। बीच में आग जल रही थी और वो चारों आसपास बैठकर खानदान वालों की बुराइयां करने में बिजी थे, जिसमें मिताली मैडम सबसे आगे आगे थीं। उसकी बातें जहां कहीं से भी शुरू होती, मगर शोभित पर ही आकर रुकती थीं। यार कसम से मुझे अब अंदर से बड़ी उत्सुकता होने लगी है। दूसरी बार उसका रिश्ता टूट रहा है। इतनी खुशी तो मुझे कभी अपने पास होने पर भी नहीं हुई, जितनी खुशी मुझे उसका रिश्ता टूटने पर हो रही है। कसम से दिल कर रहा है कि उठकर भंगड़े डालना शुरू कर दूं। तो फिर इंतजार किस बात का है? उठो और भंगड़े डालो। यार तुम इधर हिमेश रेशमिया के गाने बजाओ, कोई मजेदार सा गाना, और हमारी मिताली यहाँ एक जोरदार सा डांस करेगी। रोहित ने उसे भड़काने की पूरी कोशिश की थी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अब मिताली इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो जल्लाद के घर में होते हुए ऐसे धूम धड़ाके वाले गानों पर नाचना शुरू कर देती। मैं तो बस तुम्हें जश्न मनाने के लिए कुछ सुझाव दे रहा था।
अपने ये खतरनाक तरह के विचार अपने पास ही रखो। मैं इसी तरह खुश हूँ। अगर उस खड़ूस को पता चल गया कि मैं उसके रिश्ता न होने पर यहाँ खुशियाँ मना रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो वो तो मेरी जान ही निकाल लेगा। वहीं उस खड़ूस के पीछे पीछे खुशियाँ मना लो, उसे खबर भी मत लगने दो। वो अपनी ही रो में बोलती चली जा रही थी और पीछे से रोहित लगातार उन्हें खामोश रहने का इशारा कर रहा था। लेकिन वो बुराइयां करने में इतनी मगन हो गई थी कि उन्होंने फिर से शोभित को नहीं देखा था। वो ठीक उनके सामने आकर बैठ चुका था। धीरे धीरे वहां से सारे लोग निकलकर जा चुके थे। अब वहां सिर्फ मिताली और रोहित ही बचे थे। बेचारी डर की वजह से उसकी आवाज भी बुझ सी गई थी। ये सब लोग अचानक यहाँ से चले क्यों गए? उसने रूही से पूछा। मुझे क्या पता कौन सा मुझे बता कर गए हैं। सब कुछ तुम्हारी इस लंबी जुबान की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने दांत किचकिचाते हुए कहा, क्योंकि उसने शोभित को आते हुए और सुकून से बैठते हुए देख लिया था। मैं काफी दिनों से एक चीज नोट कर रहा हूँ। शोभित आर्या ने बात शुरू की तो वो आंखें फैलाकर उसके चेहरे को देखने लगी। हालांकि जरूरत तो उनको कान खोलने की थी, जो कि अभी भी उन्होंने लपेटे हुए थे। शोभित भाई, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करो ना, आपकी आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही। उसके लिए तुम्हें अपने कान साफ करवाने की जरूरत है। वो एक एक शब्द को चबाते हुए बोला था। तो अब मिताली खिसियानी सी हंसी हंस दी थी। शर्मिंदा होना तो उसने बचपन से ही नहीं सीखा था। हालांकि तुम लोग हर बार ही मेरे ऊपर तंज करती रहती हो, मेरी बुराइयां करती हो, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम लोगों को अगले 1 महीने तक 24 घंटे के लिए अपने साथ ही रखूं। पेपर्स तो तुम लोग दे ही चुकी हो। रिजल्ट जो भी आएगा उसका फैसला हम बाद में करेंगे। फिलहाल तुम लोग मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर साउथ कोरिया चल रहे हो। ये सुनकर तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी थी और उसने वाकई खुशी के मारे भांगड़े डालना शुरू कर दिया था। जबकि रूही की शक्ल तो देखने वाली हो गई थी, क्योंकि उसका अपना भाई भी इस तरह की सजा से गुजर चुका था। उसे बहुत अच्छे तरीके से याद था जब शोभित भाई रोहित को अपने साथ लेकर दुबई चले गए थे, और तब उस वक्त रोहित भी बहुत खुश हो रहा था कि वहां जाकर खूब मजे करेगा। लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी हालत देखने वाली थी। इतने रगड़े उसे अपनी जिंदगी के 22 सालों में भी नहीं मिले थे जितने रगड़े शोभित ने उसे 1 महीने में दिए थे। रूही ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, जबकि मिताली खुशी से पागल होने लगी थी। चलो अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं दादाजी से इस बारे में बात करता हूँ। उसने उन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया और खुद भी लंबे लंबे कदम उठाता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शोभित भाई इतने अच्छे होंगे। मुझे तो अब अपना आप ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं तो बेकार में ही उनकी इतनी बुराइयां करती रहती थी। हम जाएंगे और फिर वहां पर ढेर सारा एंजॉय करेंगे। मैं नहीं जा रही, रूही ने एकदम से कंधे उचकाते हुए कहा। तुमने जाना है तो जाओ यार। रोहित की हालत का सोचते हुए रूही ने डर के मारे झुरझुरी ली थी। तुम कितनी बड़ी पागल लड़की हो, तुमने कभी साउथ कोरिया को अपने सपनों में भी नहीं देखा है, नहीं ना? और मुझे नहीं लगता कि जिस खड़ूस बंदे से तुम्हारी शादी होगी उसके पास इतना टाइम होगा कि वो तुम्हें देश विदेश घुमाने के लिए लेकर जाएगा। अभी जब हमें इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे ये चांस नहीं लेना। रोहित की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, लगता है कि तुम भूल गई हो। अरे मुझे किसी की कहानियों पर यकीन नहीं है और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, तो मैं तो शोभित भाई के साथ साउथ कोरिया जरूर जाऊंगी। ये कहकर वो खुशी के मारे झूमने लगी थी, जबकि रूही अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। फिर उसके दिमाग में एकदम से झमाका सा हुआ था। वो पूरी रात बाहर ही ठंड में चहलकदमी करती रही थी, जिसकी वजह से उसे ठंड हो गई थी। और फिर अगले दिन उसकी छींकों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। ऊपर से बुखार भी अलग हो गया था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने सर्दी में बाहर निकलने से सख्ती से मना कर दिया था और कम से कम 1 महीने तक ठंड से बचने के लिए कहा था। रूही मैडम की तो बचत हो गई थी, जबकि मिताली मैडम गुस्से से उसके बेड के पास खड़ी उसे घूर रही थी। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना जालिम लड़की? हाँ और नहीं तो क्या। क्या तुम्हें अभी तक ये लग रहा है कि वो वहाँ पर जाकर तुम्हें मज़े करवाएंगे? उसकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं तो वहाँ पर जाकर खुली अय्याशी करूँगी।
ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। शाम के वक्त जब वो दादाजी के कमरे में जाने लगी तो नौकरानी अचानक ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हो गया है? क्यों यहाँ पर खड़ी होकर पहरे दे रही हो? वो शोभित भाई अंदर दादाजी से कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। तो जी आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है? हाय हाय, ऐसी कौन सी बात है जो जो मेरी गैर मौजूदगी में जारी है? जरा साइड पर हो जाओ, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। उसने नौकरानी को हटाकर दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर एंट्री मारी थी। शोभित ने उसके आने पर गहरी नजर दादाजी पर डाली और आंखों ही आंखों में उन्हें कुछ समझाने की कोशिश भी की थी। इन सारी वजहों में से सबसे बड़ी वजह यह है दादाजी कि इसमें मैनर्स नाम की चीज नहीं है। और इस जैसी औरत को बात करते करते वो एकदम ही खामोश हो गया था। देखिए शोभित भाई, अगर आप मुझे मासूम और बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और ख़बरदार, जो आपने दोबारा मुझे औरत कहकर पुकारा। अभी तो मैं 18 साल की भी पूरी नहीं हुई हूँ, 2 महीने रहते हैं। अरे अरे बेटा, क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं शोभित की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और दादाजी, आपको क्या ज़रूरत है माफ़ी मांगने की? ये मुझे कहते हैं कि मुझ में मैनर्स नहीं, खुद तो इन्हें लड़कियों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। बड़े आए मुझे मैनर्स सिखाने वाले। जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, आप मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। उसने ये सारी बातें दादाजी की वजह से ही बोली थी, वरना शोभित के सामने तो उसकी जबान ज़्यादातर बंद ही हो जाती थी। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा क्या उखाड़ता हूँ। उंगली उठाकर उसे धमकी देता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था। दादाजी को भी आंखों ही आंखों में उसने एक इशारा कर दिया था। उसके जाते ही दादाजी ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। तुम अगले कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हो, दादाजी ने अब सीधे मिताली से कहा था। लेकिन दादाजी क्यों? वो हैरान हुई थी। हालांकि उसके पेपर्स हो गए थे, लेकिन उसका अभी यहाँ और रुकने का इरादा था, क्योंकि रूही के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। बाद में तुम्हें इसकी वजह बताऊंगा। दादाजी, तो क्या आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं? मुझे बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। अभी तो दीदी भी हनीमून से वापस नहीं आई हैं। प्लीज़ अभी मुझे मत निकालें। अरे बेटा, तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। कुछ ही दिनों में तुम्हें पता भी चल जाएगा। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और खुद बेड पर सीधे होकर लेट गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो कोई और बात नहीं करना चाहते हैं और मिताली को वहाँ से चले जाना चाहिए। सर झटकते हुए वो कमरे से बाहर आ गई थी। उसकी निगाहें उठी तो शोभित किचन के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसने बेख्तियार शोभित की नकल उतारी थी। उसे जबान दिखाते हुए वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर वो काफ़ी देर तक अपना दिमाग चलाती रही। मुझे भी इसके साथ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर तो ये मेरे साथ कुछ भी करेगा। ये कहकर उसने अपने कानों को हाथ लगाया था। भगवान न करे अगर इसने मुझे वहाँ ले जाकर बेच दिया तो। नहीं नहीं, इतना जालिम भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ना गई तो मैं कोरियन एक्टर से कैसे मिलूंगी? मेरा इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा? भगवान जी, मैं क्या करूं? इस रूही को भी अभी बीमार पड़ना था। अगर ये साथ चलती तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। फिलहाल वो कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि अभी उसे पैकिंग भी करनी थी। न जाने कौन सा सरप्राइज था जो दादाजी उसे देने वाले थे। उधर उसने अपने घर में कदम रखा था और इधर उसे लगा जैसे पूरे घर में भूचाल आ गया हो। उसके भाई के बच्चे उसके आसपास जमा हो गए थे। रात 9 बजे का समय था। हर तरफ गहरी धुंध फैली हुई थी और वो उससे जिद कर रहे थे कि हमारे साथ क्रिकेट खेलिए। उसने बड़ी मुश्किल से उन बच्चों से जान छुड़वाई थी। थोड़ी देर के लिए ही वो अपनी माँ के पास बैठी तो उसकी माँ लगातार शोभित का ही नाम लिए जा रही थी। उसी के बारे में पूछती जा रही थी। वो कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। वो हर जवाब को हिटलर से शुरू करती और उसका जवाब हिटलर पर ही जाकर ख़त्म हो जाता था। बातों के आखिर में सरला जी ने उसको बेहद गुस्से से घूर कर देखा था। जो औरतें अपने पति की इज्जत नहीं करती वो कभी भी आबाद नहीं होती हैं। हाँ, तो आपको किसने कहा कि मैं अपने पति की इज्जत नहीं करूँगी? अरे उसे तो मैं अपने सर आँखों पर बिठा कर रखूँगी। खैर, अभी तो हम शोभित भाई की बात कर रहे हैं ना, जो 1 नंबर का जहरीला सांप है। वो मेरे ही खून का प्यासा बना रहता है। गुस्सा तो हर वक्त उसकी नाक पर सवार रहता है। कसम से
कभी कभी तो दिल करता है कि उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दूं, लेकिन जिम कर करके उस जालिम ने अपनी गर्दन भी इतनी मोटी कर ली है कि मेरे नाजुक से हाथ टूट जाएंगे, मगर उसकी वो मोटे हाथी जैसी गर्दन को फर्क नहीं पड़ेगा। बस बस, अब खामोश हो जाओ। सरला जी ने उसके खतरनाक इरादे सुनकर अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा था। मैं तो पहले ही खामोश थी मामा। उसके जवाब में उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने ही मुझे बात करने के लिए मजबूर किया था। वो कंधे उचकाते हुए अपने कमरे में आराम करने के इरादे से चली गई थी। दिल के दिल में वो दादाजी के सरप्राइज का भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ सरला जी ने अपना माथा पीट लिया था। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। सुनैना बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, उसमें तो सरला जी की जान बसती थी। वो जितनी समझदार और सॉफ्ट नेचर की थी, छोटी बहन मिताली उतनी ही लापरवाह और शरारती थी। हमेशा अपनी मनमानी करती थी, किसी की बातों को खातिर में ही नहीं लाती थी। जो कुछ उसके दिल में होता वो वही करती थी, चाहे उसे किसी को नुकसान ही क्यों ना हो जाता। सुनैना की शादी उसके पापा के दोस्त के बेटे हार्दिक से हुई थी, जो कि उसी की तरह खामोश मिजाज का इंसान था। वो बहुत ही सब्र से काम लेता था, बहुत ही कूल बंदा था, जबकि उसके मुकाबले में उसका छोटा भाई शोभित, वो तो हद से ज़्यादा खुदसर जिद्दी इंसान था। गुस्सा हर वक्त ही उसकी नाक पर सवार रहता था। शरारती चुलबुली लड़कियां उसे एक आंख नहीं भाती थीं। इसी वजह से उसे अपने पापा के दोस्त की ये सबसे छोटी बेटी सबसे ज़्यादा जहर लगती थी, जो कि अपनी बहन की विदाई के कुछ दिन बाद ही उनके घर में आ गई थी। और वजह यह थी कि मिताली का परिवार छोटे शहर में बसता था, लेकिन उसे पढ़ने के लिए बड़े शहर आना पड़ता था। पहले वो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जब सुनैना की शादी उसी शहर में हुई तो उसे रहने के लिए एक बढ़िया ठिकाना मिल गया था, और तब से वो पढ़ने के लिए सुनैना के घर पर ही रहने लगी थी। वो उसकी हरकतों से कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। मिताली को भी वो इंसान जहर लगता था। उसने शोभित के बहुत से निकनेम रखे हुए थे, जिसमें हिटलर सबसे पहले नंबर पर था। शोभित की 2 बार मंगनी हुई थी और दोनों बार ही टूट गई थी। दूसरी मंगनी के टूटने पर मिताली ने बहुत ज़्यादा जश्न मनाया था और अपने दोस्तों में जाकर एक एक करके सबको शोभित की टूटी मंगनी के बारे में बताकर उसका मजाक बनाया था। यहाँ पर शोभित के सब्र का पैमाना बढ़ गया था, क्योंकि मिताली की एक दोस्त शोभित के दोस्त की बहन थी। शोभित की बदनामी उसके दोस्तों तक फैल चुकी थी। अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था। इसी वजह से वो दादाजी के पास पहुंच गया था, और जो फैसला उसने किया था वो उसकी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था। लेकिन अब उसने ये इरादा कर लिया था, तो अब इसको पूरा करने का भी वक्त आ ही गया था। दादाजी के अलावा घर में किसी को भी ऐतराज नहीं था। वो शरारती नटखट सी लड़की पूरे घर को पसंद थी, क्योंकि उसकी वजह से घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। 2 दिन गुजर चुके थे, जबकि मिताली अभी तक दादाजी के सरप्राइज का इंतजार कर रही थी। एक दिन शोभित के घर वाले ढेर सारे तोहफे लेकर उसके घर आए। सुनैना की सास ने हाथों में बड़े बड़े मिठाई के टोकरे उठाए हुए थे। ऐसा पहले एक बार भी और हुआ था, जब वो लोग हार्दिक का रिश्ता लेकर आए थे। हे मेरे भगवान जी, ये क्या हो रहा है? उसकी निगाहें भटकती हुई अपनी बहन पर जाकर रुक गई थीं, जिसने अपने हाथों में उसके लिए जोड़ा उठाया हुआ था। वो तेजी से चलती हुई सुनैना के पास आई और गर्मजोशी से उसे गले से लगाते हुए बोली, तुम सोच भी नहीं सकती हो मिताली कि मुझे तुम्हारे लिए किस कदर खुशी हो रही है। अरे दीदी, हुआ क्या है और ये सारी तैयारी किस वजह से है? मिताली को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। अरे पागल, तुम्हारे और शोभित के रिश्ते की खुशी में है ये। तुम्हें मामा ने बताया नहीं कि उन्होंने शोभित को तुम्हारा रिश्ता दे दिया है, और आज ही हम लोग मंगनी का एक छोटा सा फंक्शन करने आए हैं। ये शब्द नहीं थे, बल्कि कोई बम धमाका था जो किसी ने उसके सर पर किया था। आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? उसकी आंखें अगले ही पल आंसुओं से भीग गई थीं। सुनैना को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में लेकर चली गई और उसे अपने सामने बिठाते हुए बोली, क्या किसी ने तुमसे इस रिश्ते के बारे में नहीं पूछा? उसने सीरियसली सवाल किया तो मिताली रोते हुए ना में सर हिलाने लगी। मुझे तो किसी ने भी बताना जरूरी नहीं समझा था। क्या दादाजी ने भी तुम्हें कोई बात नहीं बताई? उन्होंने तो मुझे वापस घर भेज दिया था। बस उन्होंने मुझसे इतना कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि ये सरप्राइज में मुझे वो हिटलर देने वाले हैं तो मैं इस दुनिया से ही विदा हो जाती।
बेकार की बातें अपने मुंह से मत निकालो। मिताली, शोभित बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं, इतना अच्छा लड़का है कि हर वक्त ही मुझे डराता रहता है। और आप मानो या ना मानो, ये शादी भी वो इसी वजह से कर रहा है, क्योंकि उसे फ्री में डांटने के लिए एक लड़की मिल जाएगी। वो मुझसे सारे हिसाब किताब बराबर करेगा। मुझे उससे शादी नहीं करना। दीदी, मुझे उससे मंगनी भी नहीं करनी। वो छोटे बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। सुनैना ने बेबसी से अपने माथे पर हाथ मारा। थोड़ी ही देर में जब सरला जी कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सुनैना उनसे सवाल करने लगी। मामा, आपने तो कहा था कि ये इस रिश्ते के लिए राजी है। अरे, इस पागल को क्या पता कि शोभित कितना अच्छा लड़का है। मामा, आप खुद ही तो कहती थीं कि जिसने जिंदगी गुजारनी होती है उसका फैसला सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मिताली ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला हमने खुद ही करना है, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ और पागल लड़की हो। अब किसी भी तरह का तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं और मेरा भी दिल शांत हो गया है। शोभित देखा भाला बच्चा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें अपनी हथेली का छाला बनाकर रखेगा। सबसे बड़ी बात, जिस घर में जा रही हो उस घर में तुम्हारी बहन पहले से मौजूद है। वो भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सरला जी ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा कर दिया और सुनैना को कह दिया कि वो इसे समझाए। देखो, तुम्हारे पापा ने जबान दे दी है और तुम्हें पता है ना कि हमारे खानदान में जबान से पीछे नहीं हटा जाता। ये कहकर सरला जी कमरे से चली गई थी और सुनैना उसे समझाती रह गई। तुम शोभित भाई से बात करके सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर लेती? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। उसकी अच्छाई की गवाही मैं खुद भी देने को तैयार हूँ। मुझे किसी की भी गवाही की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं। आपकी वजह से मजबूर होकर मैं उससे मंगनी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं उससे शादी कभी भी नहीं करूँगी। मैं कभी भी विदा होकर उसके घर नहीं जाऊँगी। जहर से भी ज़्यादा कड़वा लगता है मुझे वो इंसान। ये कहकर मिताली गुस्से से कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी ही देर में वो बाहर निकली तो सुनैना ने उसे जल्दी जल्दी तैयार कर दिया। वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके नए नक्श भी काफ़ी ज़्यादा खुलकर सामने आ गए थे। दीदी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस इंसान से शादी नहीं करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, मत करना, लेकिन फ़िलहाल तो खामोश रहो। सुनैना उसे लेकर नीचे लॉन में आ गई थी। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत इंतजाम किया गया था। दादाजी की तरफ से ये सरप्राइज़ था कि उसकी मंगनी के साथ साथ शादी भी होनी थी। और जब उसने नीचे आकर पंडित जी को बैठे और मंडप तैयार करते देखा तो उसकी जान निकलने लगी थी। उसने शिद्दत से भगवान जी से प्रार्थना की थी कि उसको मौत आ जाए। शोभित सामने ही मंडप में तैयार बैठा था। सामने ही पंडित जी कुछ मंत्रों का जाप करते हुए अपने काम में बिजी थे। उसने हल्की सी निगाह उठाई तो वो उसी को खूनी नज़रों से देख रहा था। अगर मैंने भी इसकी ज़िंदगी को नरक न बनाया तो मेरा नाम भी मिताली नहीं, वो गुस्से से शब्द चबाते हुए मन में बोली थी। जब पंडित जी ने वधू को मंडप में लाने के लिए कहा तो उसे होश आया था। उसके बाद पूरे हॉल में गहरी खामोशी छा गई और फिर धीरे धीरे पंडित जी शादी के मंत्रों को बोलने लगे। लेकिन पंडित जी कम से कम 2-3 बार अपनी बात दोहराते, तब कहीं जाकर मिताली अपना हाथ आगे करती थी। शोभित गुस्से से मुट्ठियां भींचे बैठा था। उस लड़की ने उसे अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। थोड़ी देर पहले उस लड़की की खामोशी से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। खैर, शादी हो चुकी थी और वो शोभित के नाम हो चुकी थी। लेकिन फिर स्टेज पर बैठने के बजाय वो अपने कमरे में चली गई। उसने बहाना बना दिया था कि उसकी तबीयत खराब है। उसने अपना कमरा भी अंदर से लॉक कर लिया था और अब बेड पर गिरी वो फूट फूट कर रोती चली जा रही थी। मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ? जिस इंसान से हमेशा से ही मैं नफरत करती थी, जिसे देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता था, मेरी उसी से शादी कैसे हो सकती है? हे भगवान जी, मैं क्या करूँ? उस इंसान से पीछा कैसे छुड़वाऊँ? दादाजी, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसे लग रहा था अब वो थोड़ी देर में ही विदाई करवाने के लिए उसके कमरे में कोई आ जाएगा। लेकिन मिताली की हालत को देखते हुए सरला जी ने फैसला किया था कि विदाई की रस्म कल कर लेते हैं। शोभित के पापा का भी यही इरादा था कि मिताली की तबीयत ठीक नहीं है, विदाई फिर कभी के लिए रख लेते हैं। शोभित को भी कोई ऐतराज न हुआ। इस एक हफ्ते में वो उसके सारे कागजात बनवा लेगा। वो अपने बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में साउथ कोरिया जा रहा था और उसका इरादा था कि वो इस लड़की को भी अपने साथ ही लेकर जाएगा।
अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं भी रूही की तरह उस रात बाहर चहलकदमी करके अपनी तबीयत खराब कर लेती। मेरी तो किस्मत फूटी हुई थी जो मैंने उसकी बातों का भरोसा कर लिया। मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो खुद को कोस रही थी। अगले दिन दादाजी उससे मिलने के लिए आए तो उसने दादाजी से मिलने से भी इनकार कर दिया। सुनैना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? दादाजी से क्यों नहीं मिली? मैंने कोई तमाशा नहीं किया। तमाशा तो उन्होंने मेरा बना दिया है। मेरी आत्मा तक को छलनी छलनी कर दिया है। उनको ये बात के लिए मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी इज्जत करती हूँ, इसी वजह से खामोश हूँ। वरना जो धोखा उन्होंने मेरे साथ किया है ना, दिल कर रहा है कि पूरी दुनिया में उन लोगों का तमाशा लगा दूँ। किसी ने भी तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी भलाई के लिए ही था। और वैसे भी शोभित का रिश्ता बहुत पहले ही मामा ने मांगा हुआ था। अब तो तुम इसी तरह की बातें करोगी ना, और मामले को कवर करने की कोशिश करोगी। लेकिन मुझे पता है सब घर वालों ने मेरे साथ धोखा ही किया है। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सब कुछ क्यों नहीं सोचती हो? मुझे बताओ कि शोभित में कमी क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें हर चीज़ ज़्यादा है। उसमें बदतमीजी ज़्यादा है, खुद परस्ती ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। वो औरत को औरत समझता ही नहीं है। उसे लड़कियों से बात करने की मैनर्स नहीं है। तुमने देखा कि वो मुझसे किस अंदाज में बात करता था? मुझे ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है। अब मैं ऐसे मर्द को किस तरह से अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूँ? मिताली बुरी तरह रो पड़ी थी। सुनैना को अफसोस हुआ। वो अगर तुम्हें कुछ कहता था तो तुम्हारी भलाई के लिए ही था। किसी को भी मेरी भलाई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मामा कह रही थी कि अगले ही हफ्ते वो तुम्हारी विदाई कर देंगी। सुनैना की बात पर वो बिदक उठी थी। तुम लोग एक बार में ही मुझे जान से क्यों नहीं मार देते? ये रोज रोज के ड्रामों से बेहतर है एक बार ही मेरा गला दबा दो। वो गले के बल चीख रही थी। सुनैना होंठ भींचती उसको देखती रही और फिर लंबे लंबे कदम उठाती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके नाना करने के बावजूद भी अगले हफ्ते उसकी विदाई कर दी गई थी। वो दुल्हन बनी शोभित के कमरे में मौजूद थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो एकदम उठकर बैठ गई। इससे पहले कि वो वॉशरूम में दाखिल होती, शोभित ने उसके बाजू को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था। वो जोर से उसके सीने के साथ जाकर लगी थी और फिर अपना बैलेंस न बना सकी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शोभित ने उसे कमर से थाम लिया था। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मदहोश हो रहा था। और शायद वो अपने होश खो देता कि अचानक ही मिताली ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से पीछे की ओर धक्का दिया था। इस हरकत पर शोभित का खून गुस्से से खौलने लगा। तुम होश में तो हो? ये क्या कर रही हो? मेरे करीब भी मत आइएगा। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों की मर्जी से हुई है। मुझे आपसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। अपनी जबान संभाल कर बात करो लड़की। अगर मैं खामोश हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दोगी। ये शादी जिसकी भी मर्जी से हुई हो। अब बात यह है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो, और मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। दोबारा इस तरह से मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। मैं जबरदस्ती भगाकर नहीं लाया, बल्कि शादी करके लाया हूँ तुम्हें। वो एक एक शब्द को चबाते हुए बोला था। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे सामने शादी के सारे सबूत रख दूंगा, लेकिन उसके बाद जो सलूक मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद होगी। ये कहकर उसने जोर से मिताली को धक्का दिया। वो बेड पर जाकर गिरी। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई थीं। शोभित वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही लगा था कि पीछे से उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आप जैसे जिद्दी अनापसंद मर्द से मुझे घिन महसूस होती है। उसकी बात पर शोभित तंजिया अंदाज में हंसा था। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अब इसी इंसान के साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, चाहे नफरत करो या फिर मोहब्बत करो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं मिलना चाहिए। अच्छी पत्नियों की तरह जो आज रात के तुम्हारे काम है वो करो और मुझे खुश करने के लिए भी तैयार हो जाओ। मेरे साथ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरी बात मानना सीखना होगा, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें मैनर्स भी सिखा दूंगा। तुम्हें बताऊंगा कि अच्छी औरतें किस तरह से ज़िंदगी गुजारती हैं। मुझे कुछ भी नहीं सीखना।
मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। वो एकदम से चीखने लगी। शोभित ने अचानक उसकी गर्दन अपने हाथों में दबाई और उसके चेहरे को अपने बेहद करीब ले गया। ऊंची आवाज में बात करने वाली औरतें मुझे बेहद जहर लगती हैं। कोशिश करना कि दोबारा तुम्हारी आवाज मेरे सामने ऊंची ना होने पाए, वरना मैं तुम्हारी जबान ही काट दूंगा। तकलीफ के एहसास से मिताली रोने लगी थी। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे। मुश्किल से उसकी आवाज़ गले से निकली थी। शोभित को उस पर तरस आया। उसने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से खांसने लगी। शोभित ने ना तो पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था, ना ही उसके लिए कोई चिंता दिखाई थी, बल्कि तेजी के साथ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया था। जब वो वापस आया तो वो सोफे पर ही टिककर बैठी हुई थी और अपनी हथेलियों को देखे जा रही थी। शोभित ने अचानक ही अपने होंठ भींच लिए। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर उसके दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी थी। वो मरे मरे कदमों के साथ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। वहां पर भी उसने अच्छी खासी देर लगाई थी। पूरे 1 घंटे के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली थी। उसे लग रहा था कि इतनी देर में शोभित सो चुका होगा, लेकिन वो अभी तक उसके इंतजार में जागते हुए फ़ोन में बिजी था। शोभित ने बेड पर उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाई तो वो आंसू पीती हुई उसके बराबर में जाकर बैठ गई, क्योंकि अब उसमें विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी। वो जानती थी कि उसके हर विरोध को इसी तरह से कुचल दिया जाएगा। शोभित ने आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। मिताली की सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि शोभित उसके साथ जबरदस्ती करेगा, उससे अपना हक वसूल करेगा, लेकिन उसने कोई भी अपनी तरफ से ऐसी पहल नहीं दिखाई, बल्कि सख्त आवाज में बोला था, चुपचाप सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए जल्दी उठना है। ये सुनकर मिताली ने फौरन से अपने होंठों पर उंगली रखी और फिर न चाहते हुए भी अपना सर उस हिटलर के चौड़े सीने पर रख दिया। जब उसने मिताली के आसपास अपने हाथ का घेरा मजबूत किया तो वो सिर्फ एक पल के लिए चौंकी थी, मगर फिर उसे यकीन हो गया था कि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। इसके साथ ही वो एकदम से रिलैक्स हो गई थी। कुछ ही देर में उसके छोटे छोटे खर्राटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी, जिससे कि शोभित के लिए सोना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे एकदम शांत माहौल में सोने की आदत थी। वो उसको सावधानी से बेड पर लिटाता हुआ खुद बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा था। एक नज़र उसने शीशे के पार सोई हुई उस लड़की पर डाली जो रोती धोती उसकी पत्नी बन चुकी थी। उसके कमरे में उसके बेड पर हक जमा चुकी थी, लेकिन वो उसके दिल पर अपनी कोई नरमी नहीं छोड़ सका था। निगाह दोबारा से सामने फैले अंधेरे पर जाकर जम गई थी। ठंडी हवाएं उसके पूरे वजूद को चीर रही थीं, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। न चाहते हुए भी उसने एक नज़र दोबारा से घूमकर उस लड़की पर डाली थी, जो अभी कुछ देर पहले उसकी दहशत से किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। तुम्हें ट्रेंड करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, छोटी लड़की। अचानक ही वो गहरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। सुबह जब वो सोकर उठी तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। गहरी खामोशी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। रात के पल किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे थे। खड़ूस कहीं का, दोबारा अगर मेरे लिए ये शब्द इस्तेमाल किए तो तुम्हें इसकी भी सज़ा मिलेगी। अचानक से जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनकर वो डर से अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। डरते डरते गर्दन फेर कर देखा तो वो साइड पर ही खिड़की के सामने खड़ा था। उसने अभी तक वहां पर देखा ही नहीं था। उसे लगा कि वो कमरे में नहीं है, और वो भी तो इस कदर खामोशी से खड़ा था कि उसने अपनी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होने दिया था। मैं तो बस, मेरे साथ रहना है तो सबसे पहले मेरी इज्जत करना सीखना होगा। समझ आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसकी छोटी सी नाक खींचने लगा। और इससे पहले मेरे कामों की जिम्मेदारी ले लो। आज के बाद तो मेरे सारे काम क्या करोगी? मेरे कपड़े धोने से लेकर मेरे खाना बनाने तक का हर काम तुम्हारे जिम्मे है, और इस कमरे की सफाई भी मुझे नौकरों से करवाना सख्त बुरा लगता है। पहले मैं खुद करता था या फिर मामा करती थी, लेकिन अब तुम इस घर में आ गई हो तो माँ से काम करवाने की ज़रूरत नहीं। जी ठीक है, वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोली थी। मुझे फ़िलहाल बताएं कि मैं अभी क्या करूं। पहले तो ये कपड़े उठाओ और जाकर प्रेस करो। ये सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। कपड़े प्रेस करना उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। अपने घर में भी वो ये काम या तो अपनी बड़ी बहन के हवाले कर देती या फिर थोड़े से पैसे देकर अपनी कज़न से करवा लेती थी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सिलसिला भी नहीं था। सुबह सुबह वो शोभित के कपड़े प्रेस कर रही थी
सुनैना, जो कि नाश्ता करने के लिए किचन में जा रही थी, उसने मिताली को कपड़े प्रेस करते हुए देखा तो मुस्कुराहट दबाते हुए धीरे से चलती हुई उसके पहलू में जाकर खड़ी हो गई थी। मैं प्रेस कर दूं? सुनैना ने उसे ऑफर की तो वो हड़बड़ाते हुए ना में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मिताली के अचानक से इनकार करने पर वो हैरान रह गई थी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले दिन की नई नवेली दुल्हन हो, मुझे दो, मैं कर दूंगी। भाभी आप रहने दें, मिताली खुद ही प्रेस कर देगी। शोभित की तेज आवाज पर सुनैना ने अचानक अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिए थे। आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, आप क्यों बाहर आ गई? मालकिन ने आपको देख लिया तो डांटेंगी। आपका नाश्ता वो कमरे में पहुंचा देंगी। उसी वक्त घर की नौकरानी उसी वक्त घर की नौकरानी भी रानी वहां पर आ गई थी और वो सुनैना को उसकी सास का हुक्म सुनाने लगी। उसे उम्मीद से हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था और उसकी सास ने उसे सख्ती से समझाया था कि तुमने अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालना, लेकिन उसे अपनी छोटी बहन मिताली की फिक्र हो रही थी। मिताली ने आंखों ही आंखों में उसे शांत होने का इशारा किया। जिंदगी में पहली बार वो कोई काम कर रही थी, वो भी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से, क्योंकि अब उस दुश्मन से वाकई उसे डर लगने लगा था। कपड़े प्रेस करने के बाद जब वो कमरे में गई तो शोभित ने उसके सामने अपने काले रंग के जूते रख दिए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम इनको पॉलिश करो। मैं इन जूतों को पॉलिश करूं? मिताली का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया था। क्यों? यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और कमरे में मौजूद है क्या? वो चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए बोला तो वो होंठ भींचते हुए ना में सर हिलाने लगी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अचानक ही उसके होंठों से निकला। उसकी ये पुरानी आदत थी, अगर कभी उसकी माँ उससे कोई काम करने के लिए मजबूर कर देती तो वो हमेशा बदले में कुछ ना कुछ मांगती थी। शोभित चौंक अपनी जगह पर रुका था और आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरने लगा। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? उसने बाजू लपेटकर सवाल किया। शायद मिताली को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाएंगे और फिर रात के वक्त लॉन्ग ड्राइव पर भी लेकर चलेंगे। वो एकदम ही एक्साइटेड होकर बोली थी। शोभित को इस तरह की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये चौंचले उसे एक आंख भी नहीं भाते थे, लेकिन उस लड़की के लिए उसने हाँ कह दिया था। उसके बाद खुशी खुशी उसने शोभित के जूते पॉलिश किए। मुझे एक और छोटी सी बात करनी थी। शोभित के नरम अंदाज की वजह से उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली थी और ये बात शोभित ने भी बर्दाश्त की थी। बोलो, वो अपनी टाई बांधते हुए बोला। लेकिन आज उससे टाई नहीं बंध रही थी। वो खामोशी से अपनी नई नवेली पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया तो वो हैरत से शोभित के चेहरे को देखने लगी। इस तरह से क्या देख रही हो? टाई बांधो, वो उसे खुद से करीब खींचते हुए बोला। मिताली ने बहुत ही खूबसूरती से उसकी टाई बांधी थी। टाई बांधना उसने सुनैना से सीखी थी। अक्सर ही वो अपने पापा की टाई बांधा करती थी। शोभित ने दोबारा से शीशे पर एक नज़र खुद पर डाली। उसके होंठों से परफेक्ट निकला तो वो दिल खोलकर मुस्कुरा दी। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? वो मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। मैंने कभी भी घर में ट्राई नहीं किया था। अगर आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दें तो मैं नाश्ता बनाना सीख जाऊंगी। निगाहें झुकाकर उसने धीरे से कहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नीचे मम्मा को जाकर बोल देता हूँ, बल्कि तुम खुद भी मेरे साथ चलो। उसने हक जमाने वाले अंदाज में मिताली का हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे अपने साथ लेकर चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया था। उन दोनों को एक साथ देखकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि मिताली के गाल बार बार शर्म की वजह से लाल हो रहे थे। रात के वक्त उसने शोभित का जो रूप देखा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था और अभी वाला रूप भी उसके लिए अनोखा था। उसने कभी भी शोभित को अपने जीवन साथी के सूरत में नहीं देखा था, इसी वजह से वो उसके हर रूप पर चौंक जाती थी। मैंने आपको कहा था कि मैं इसे लेकर अपने साथ साउथ कोरिया जा रहा हूँ। हाँ, मुझे याद है, और तुम्हारे टिकट भी कंफर्म हो गए हैं। तुम लोग कल सुबह यहाँ से निकल सकते हो। ये सुनकर मिताली ने अचानक ही बेचैनी से अपना पहलू बदला था। उसे उसे अचानक से ही डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि वहां पर जाकर वो पूरी तौर पर आज़ाद हो जाएगा और जो यहाँ पर दादाजी का डर उसके दिल में है वो भी निकल जाएगा। उसने मदद भरी नज़रों से सुनैना के चेहरे की ओर देखा था। रूही भी उसकी घबराई हुई नज़रों को देख रही थी। शोभित के फ़ोन पर एक ज़रूरी कॉल आ गई और वो अपने ज़रूरी काम के इरादे से घर से बाहर निकल गया। उधर उन दोनों ने उसे घेर कर अपने साथ बिठा लिया। बताओ, क्या हुआ रात को? उसने तुम्हें क्या कहा? उसने तुम्हें डांटा तो नहीं? सुनैना उसे जोर जोर से सवाल करने लगी और रूही भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। हाँ बताओ यार, जल्दी से, क्या हुआ था?
जबकि वो खामोशी से उनके चेहरों को देखती रही। इस तरह से चुप होकर क्यों बैठी हो? इस तरह तुम हमें परेशान कर रही हो। बताओ ना कि क्या हुआ था रात को। उसे याद आया कि शोभित ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो अपने और उसके बीच की कोई भी बात बाहर वालों को शेयर ना करे, यहाँ तक कि वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। सब कुछ ठीक और नॉर्मल था, जैसा होता है वैसा ही हुआ था। उसने शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा था। और एक्टिंग में तो वो बचपन से ही माहिर थी। सुनैना रूही ने फौरन से ही उसकी बात पर यकीन कर लिया था। अब वो उसे उसके पति के नाम से चिढ़ा रही थी, जबकि वो उसे क्या बताती कि उन दोनों के बीच रात को कुछ भी खास नहीं हुआ था, सिवाय सिवाय इसके कि वो उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर सो गया था। शोभित ने पहले उसे डराया तो था, लेकिन फिर बाद में उसने उसके डर को दूर भी कर दिया था। उसने मिताली के साथ किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हुए सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया था। वो यही सोचकर शांत हो गई थी कि कम से कम वो इंसान इतना बुरा भी नहीं, उसके सीने में दिल नाम की चीज मौजूद है। मुझे आपसे बात करनी है। शाम के वक्त जब वो घर वापस आया तो वो नॉर्मल से घरेलू हुलिये में ही घर में घूम रही थी। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? आइसक्रीम खाने के लिए नहीं चलना? शोभित ने उसे याद दिलाया तो अचानक से ही उसे याद आया था और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। आप 2 मिनट के लिए रुकें, फौरन से तैयार होकर आती हूँ। तुमने कोई बात भी करनी थी, शोभित ने उसे याद दिलवाया। वो मैं आपसे बात कर लूँगी, पहले आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। शोभित जब उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर निकला तो उसने अपना रुख सूप शॉप की तरफ कर दिया था। यहाँ पर तो सूप मिलता है ना? उसने हैरत से पूछा। हाँ, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। आज सूप पर ही गुजारा करो, ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है। हर वक्त बेकार की चीज़ें मत खाया करो। वो उसके गालों को अचानक से खींचते हुए बोला तो वो काफ़ी देर तक अपने गालों पर हाथ रखकर खड़ी रही, उसके स्पर्श को महसूस करती रही। उन दोनों के बीच ना तो पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी और ना ही वो उसके हुस्न से इम्प्रेस होकर उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ था। उन दोनों के बीच फिलहाल जो पवित्र रिश्ता था उसी की ताकत थी कि वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। सूप पीने के बाद वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। रास्ते में मिताली ने गाने लगा दिए तो वो दबे हुए अंदाज में मुस्कुरा दिया। वैसे आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है? आप अपनी मर्जी का कोई सॉन्ग चलाए ना, वो शौक भरी नज़रों से उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली थी। मेरी पसंद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। आपकी पसंद अब इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे ही देख लें, वो शरारती अंदाज में बोली। लेकिन जल्दी ही उसे याद आ गया कि वो उसकी पसंद नहीं बल्कि दादाजी की पसंद थी। उसने जल्दी से अपना रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। वैसे बात तो सच है, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, माहौल के भारीपन को कम करती हुई शोभित ने कहा। उसका दिल एकदम से ही खुश हो गया था। गाड़ी में अब बेहद रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था और अब वो पछता रही थी कि उसने क्यों अपने पति को अपनी मर्जी का गाना लगाने की इजाज़त दे दी। उसके गाल बार बार शर्म के मारे लाल हो रहे थे कि तभी अचानक शोभित ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो एक पल के लिए कांप गई थी। उसके वजूद की कपकपाहट को महसूस करते हुए वो नरमी से बोला, यार रिलैक्स हो जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ये बात मैंने तुम्हें कल भी समझाई थी। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच पहले एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ताकि हम लोग एक दूसरे को समझने लगें। मुझे ना तो तुम पर गुस्सा करने का शौक है, ना ही तुम पर रौब झाड़ने में मुझे मज़ा आता है। मैं बहुत ही शांत टाइप का इंसान हूँ और अपनी ज़िंदगी में भी सुकून चाहता हूँ, और वो सुकून मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हरगिज भी नहीं आने दूंगी। उसने शरारत से कहा तो वो अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरने लगा। मैं तो मजाक कर रही थी। कल मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ तुम्हारी वजह से मजबूर होकर किया था। तुम नाजायज़ बातें कर रही थी और तुम्हारी हरकतें भी बर्दाश्त के काबिल नहीं थीं। अब मैंने तुम्हें समझा दिया और तुम भी काफ़ी हद तक संभल गई हो, तो मुझे यकीन है कि दोबारा तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना लिटिल गर्ल? अपनी बात पूरी करने के बाद वो सवालिया अंदाज में उसकी आंखों में झांकने लगा तो वो तेजी से सर हाँ में हिलाने लगी। गुड गुड गर्ल। रात के 2 बजे वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए थे। मिताली ने रात का खाना ठीक तरह से नहीं खाया था तो उसे फिर से भूख लगने लगी थी। मुझे नूडल्स खाने का दिल कर रहा है, किचन में पड़े हैं। तुम ऐसा करो, तुम चलकर
इंतजार करो, मैं बना कर लाता हूँ। वो खुशी भरी नज़रों से अपने खड़ूस पति को देखने लगी, जिसकी हर हरकत, हर बात उसे हैरान कर रही थी। अभी भी वो मिताली के लिए नूडल्स बना रहा था, बैठकर इंतजार करने की बजाय उसके बराबर में ही खड़ी थी। मैंने आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया है। अच्छा, और वो क्या है? उसने मिताली की बातों में दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। वो ये है कि मैं आज के बाद कभी भी आपको खड़ूस कहकर नहीं बुलाया करूँगी। वाह, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। यह एहसान आपका मैं कैसे चुकाऊंगा? मुझे सिर्फ एक तरीका बता दें, क्योंकि आपका इतना भारी एहसान मैं ज़िंदगी भर अपने सर पर लेकर नहीं घूम सकता। वो उससे बड़े ही ड्रामाई अंदाज में बात कर रहा था, जबकि वो अपने मुंह पर हाथ रखकर खुलकर हंसी थी। उसके लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो, इसी तरह से खुश रहा करो। तुम उदास होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। ये लो, नूडल्स भी तैयार हो गए। उसने बाउल मिताली के सामने रखा तो वो नूडल्स खाने लगी। मैं बर्तन धो देती हूँ। नूडल्स खाने के बाद वो आगे बढ़कर बर्तन धोने लगी। हमेशा से उसने इसी तरह की ज़िंदगी के बारे में सोचा था, जिसमें उसका पति उसके साथ कोऑपरेट करेगा, उससे बेतहाशा मोहब्बत करेगा और उसके हर काम में उसका हाथ बटाएगा। यह भी उसकी फैंटेसी में से एक फैंटेसी थी, जो कि आज पूरी हो गई थी। पहले वो शोभित से इस वजह से घबराती थी और दूर भागती थी क्योंकि वो उसे प्रॉपर तरीके से जानती नहीं थी, लेकिन अब एक ही दिन में वो शोभित के बारे में बहुत कुछ जान गई थी। बिजनेस और ट्रिप की वजह से शोभित ने अपने रिसेप्शन को भी पेंडिंग रखा हुआ था, लेकिन अब दादाजी जोर दे रहे थे, पर उसने दादाजी को भी टाल दिया था। वो लोग साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर खड़े थे। सब आते जाते लोगों को इस तरह से मत घूरो यार, अजीब लग रहा है। वो जो वहां आकर हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर वहां के लोगों को देख रही थी। शोभित ने उसे टोक दिया। सच तो ये था कि वो जेलस हो रहा था। यार देखें तो सही, कितने प्यारे प्यारे कोरियन हैं। मुझे तो ये सारे ही एक्टर्स मालूम हो रहे हैं। देखिए तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं और कितने क्यूट हैं। सारे ही छेले हुए आलू हैं। शोभित ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था। कहीं आप इन लोगों से जेलस तो नहीं हो रहे? मैं इन लोगों से क्यों जेलस होऊंगा? इन लोगों में ऐसा है ही क्या? देखो, पता भी नहीं चल रहा लड़की है या लड़का। अरे आपको इतना भी नहीं पता? मैं आपको बताती हूँ। देखो, जिस तरह के उसका फेस है और जिस तरह की उसने ड्रेसिंग की हुई ना, साफ लग रहा है कि वो लड़का है। उसने खुशी भरे अंदाज में कहा, लेकिन जब वो लड़का उसके करीब आकर रुका तो उसके छक्के छूट गए, क्योंकि वो लड़की थी। और इस बार शोभित अपने पेट पर हाथ रखकर हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। थोड़ी देर पहले वो कह रही थी कि वो उनकी खुशबू सुनकर ही पता लगा लेती है कि वो लड़का है या लड़की। ये कहकर वो फिर से हंसने लगा था। ज़्यादा मेरा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। हाँ हाँ, भरोसा रखो मुझ पर। चलो चलो, अब चलते हैं, काफ़ी ठंड हो गई है। उस दिन साल की पहली बर्फबारी हुई थी। लाइव बर्फबारी देखकर वो फिर से एक्साइटेड हो गई थी। वो शोभित का हाथ पकड़े बाहर गोल गोल घूम रही थी, जबकि वो ना ना करते हुए भी उसके साथ साथ था। उसने ज़िंदगी में कभी भी इतना एंजॉय नहीं किया था जितना कि एंजॉय वो इस लड़की की कंपनी में कर रहा था। वो इतनी भी बुरी नहीं थी और यही ख्याल मिताली का शोभित के बारे में भी था। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, वो लोग एक दूसरे को पहले से ज़्यादा समझने लगे थे। अब शोभित भी उसे छोटी छोटी बातों पर डांटता नहीं था, बल्कि उसे प्यार से समझाता था, उसी चीज़ों को कंट्रोल करने में बताता था। वो भी शोभित को समझने लगी थी। जब कभी उसके पति का मूड खराब होता तो वो फौरन उससे साइड पर हो जाती। वो कोई भी ऐसी बात नहीं करती जिसकी वजह से उसका मूड और ख़राब हो। दूसरी तरफ दादाजी उन्हें हिंदुस्तान आने के लिए कह रहे थे और उनसे खुशखबरी का भी सवाल कर रहे थे। अब मिताली उनको क्या बताती कि अभी तक तो उन दोनों के बीच वही एक अनदेखी सी दीवार खड़ी हुई थी, जो उसी रात शोभित ने उसकी इजाज़त से ख़त्म भी कर दी, क्योंकि अब वो उस लड़की से और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस दिन शोभित ने उसे ज़िंदगी के अपने राज के बारे में बताया कि शोभित की मंगनियाँ इस वजह से टूटती थीं क्योंकि हर बार ही उसकी मंगेतर को किसी और से मोहब्बत हो जाती थी। और ये सुनकर तो वो काफ़ी दिनों तक उसका मजाक बनाती रही थी कि शुक्र करें आपको कोई मोहब्बत करने वाली लड़की मिली है, मेरी कदर कर लिया करें, वरना सारी ज़िंदगी आपका मोय मोय होता रहेगा। और जवाब में वो बस मुस्कुराकर उसे प्यार भरी नज़रों से देखता रहता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।